गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, टुडे वी स्टडी अबाउट एक्यूट डायरिया एंड डिसेंट्री। ठीक है, हम ये CHN चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में पढ़ रहे हैं। बैक की जितनी डिजीजेज हैं उसमें ये हमारी यूनिट है, यूनिट 6 हमने स्टार्ट कर, सॉरी यूनिट 10 हमने स्टार्ट किया है। 6 यूनिट है, चैप्टर 10 है बिहेवियरल डिसऑर्डर एंड कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ये हम पढ़ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो उसका एक टॉपिक है एक्यूट डायरिया एंड डिसेंट्री। सो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन बताती हूँ कि ये एक्चुअल में है क्या। तो डायरिया तो आप सभी जानते हैं, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है ना। बच्चों में ये देखने को अक्सर कर मिलती है ना। तो एक्चुअल में जो ये प्रॉब्लम है ये वर्ल्ड वाइड है, मतलब 4 से 5 मिलियन लोग जो इसी की वजह से लोगों की डेथ होती है। ठीक है, ये जो डिजीज है एवरी ईयर बढ़ के आती है। क्यों? बिकॉज ऑफ अनहाइजीनिक फॉर्म। ठीक है, जो सैनिटेशन है वो प्रॉपर नहीं है ना। और जितने भी इन्फेक्शन वगैरह हैं, है ना, फीकल स्टूल मैटर, ये सारे इसी की वजह से होते हैं। तो उस कारण से डिसेंट्री होती है, और उसी कारण से जैसे अर्बन और रूरल एरिया है ना, तो अर्बन रूरल एरिया में ये चीज़ ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती है, राइट। अब ये जो डायरिया है ये हाई रिस्क है, मतलब इसका जो मोर्टेलिटी रेट है और मॉर्बिडिटी रेट है वो दोनों ही हाई है। क्यों? क्योंकि इसी ही मेन कॉज की वजह से क्या होता है, बच्चों की डेथ होती है। तो इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बताती हूँ। इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हुआ? अब मैं आपकी उसकी डेफिनेशन बताती हूँ। इट इज डिफाइंड अ पैसेज ऑफ लिक्विड, डायरिया के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन, it is defined as a passage of liquid watery stool which are usually passed more than 3 times. ठीक है, in a day or 24 hours. In a day or 24 hours, resulting in excessive loss of fluid, and electrolyte in a stool cause dehydration. So definition is said कि ये कैसे डिफाइन किया गया है। पैसेज लिक्विड वाटरी स्टूल होते हैं इसमें, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, ये कैसे यूजुअली कितने टाइम बाद काउंट होता है कि वो डिसेंट्री है। 3 टाइम्स के से ज्यादा जाए, 4 बार या 5वीं बार हो रहा है, उससे भी ज्यादा कंटिन्यूसली फॉर्म में होने लगे, तो वो किस कंडीशन में आता है। ये 24 आवर्स का है। ठीक है, 24 आवर्स में अगर 4 से 5 बार हो गया जाना, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, डिसेंट्री में। और उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर, एक्सेसिव वाटर फ्लूइड लॉस हो रहा है, जिसके कारण डिहाइड्रेशन कॉज हो रहा है, तो उसमें डायरिया और डिसेंट्री की शिकायत होगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन थी, समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसेंट्री के बारे में। जो डिसेंट्री है
इसमें क्या हो रहा है, व्हेन देयर इज अ पैसेज ऑफ लिक्विड एंड ब्लड, लिक्विड फॉर्म ऑफ ब्लड और म्यूकस और पस इन स्टूल, द कंडीशन इज कॉल्ड डिजेंट्री। जो डायरिया है वो अभी ये वाली कैटेगरी का है, ठीक है। अब डिजेंट्री में क्या हो रहा है, डिजेंट्री की डेफिनेशन लिखो, where there is a passage of blood or mucus and pus in stool, the condition is known as dysentery. What is to be said? Dysentery. क्या हो रहा है यहाँ पे, इसमें स्टूल के साथ साथ मतलब वाटरी फ्लूइड हो रहा है, पर उसके साथ साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लड आ रहा है या फिर म्यूकस आ रहा है या फिर पस आ रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे डिजेंट्री फॉर्म होगा, राइट। डिजेंट्री हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या क्या यूजुअली क्या क्या इसमें सिम्टम्स होंगे, एब्डोमिनल कॉलिक होगा, मतलब जैसा लगेगा कि पेट में मोड़न लग रही है, या फिर क्या बोलते जकड़न लगेगी, या फिर फीवर होगा, है ना। तो ये सारे कंडीशन होते हैं, ठीक है। और जो डायरिया है उसमें भी दो तरह की कंडीशन आती है, उसको भी कैरेक्टराइज किया है, एक्यूट और क्रॉनिक, ठीक है। अब इटियोलॉजी, बेबीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इटियोलॉजी क्या होगी, ब्रेस्ट फीडिंग आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ डायरिया। ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन क्रिएट कर रहा है वहाँ पे, डायरिया को पैदा कर, मतलब डायरिया नहीं हो, ठीक है। अगर मदर फीडिंग के टाइम पे कुछ ऐसा खा लेती जो बच्चे का बॉडी टॉलरेट नहीं है, जैसे ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा मसाला वाला फूड खा लेती है, बच्चे को हो सकती है उसके कारण डायरिया हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाएगी, है ना। ब्रेस्ट मिल्क इज फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन एंड कंटेन सेवरल प्रोटेक्टिव एजेंट। जैसे कि अगर जो ब्रेस्ट मिल्क है, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क देखो बॉडी है, बॉडी से मिल्क आ रहा है, वो हाइजीन है। क्यों हाइजीन, अगर हमारे पूरे हम हाइजीन मेंटेन करें तो वो हाइजीनिक है। क्यों है, क्योंकि वो किसी कंटेनर में नहीं रखा रहता ना किसी चीज में, वो अपने आप बॉडी गर्म करती है उसको और फिर बेबी उसको क्या करता है, फीड करता है, राइट। यहीं पे अगर वो जो ब्रेस्ट मिल्क है वो किसी कंटेनर में, या फिर हम ऊपर ही दूध पिलाते हैं ना बच्चों को, तो उसमें क्या है, वो किसी कंटेनर में रखा होता है ना। तो वो कंटेनर अब हमें नहीं पता कैसा है क्या है, कई बार हम उसको धो लेते, कई बार हम नहीं धो पाते, मतलब ऐसे ही धुला हुआ रखा है, लेकिन हम सोचते कि धुला हुआ तो रखा है, ऐसे यूज कर लो, है ना। तो उस कंडीशन में ये जो क्या बोलते हैं बैक्टीरिया, ये जो भी है, ये सारा इन्फेक्शन कॉज करता है। इन्फेक्शन कॉज करने की वजह से डिजेंट्री हो सकती है या डायरिया हो सकता है, स्टमक में इन्फेक्शन कॉज किया तो, ठीक है, उस कारण से। कॉजेज ऑफ डायरिया आर, कॉजेज ऑफ डायरिया क्या क्या हो सकता है, ज़्यादा हैवी डोज के एंटीबायोटिक्स ले ली तो, ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, है ना, फंगई, जैसे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म डायरिया कॉज कर सकते हैं, तो वो होगा वायरस। वायरस में आएगा रोटा वायरस, एंट्रोवायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। अब जो ये रोटा वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस है, इनके लगते हैं बूस्टर्स, इनके लगते हैं इम्यूनाइजेशन इनका होता है। तो मे बी उस इम्यूनाइजेशन होने की वजह से, उस इम्यूनाइजेशन होने की वजह से या इम्यूनाइज्ड होने की वजह से वहाँ पे क्या हो सकता है, उसका डोज हैवी होने की वजह से डायरिया वहाँ पे कॉज हो रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं वहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में। तो इकोलाई बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर ही होता है, लेकिन अगर वो ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में हो गया,
तो फिर हमको डायरिया या डिजेंट्री हो सकती है। फिर आता है सॉल्मोनेला, स्ट्रेप्टोकोकस, विब्रो कोलेरा, ये बैक्टीरियाज है, ठीक है। फिर आता है पैरासाइट्स के बारे में, तो यहाँ पे आता है इथेमोबिया। इथेमोबिया पैरासाइट है ना, या फिर ग्राडिया लेबिया, या मलेरिया, मलेरिया में भी होता है, मलेरिया में भी होता है ना डायरिया, है ना। फिर फंगई में कैनिडियासिस, इसमें भी, इस कंडीशन में भी होता है। फिर आता है प्रीनेटल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जैसे कि ओटाइटिस मीडिया या टॉन्सिलाइटिस या निमोनिया, ठीक है, इन कंडीशंस में भी हो सकता है। फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इस कंडीशन में भी हो सकता है डायरिया, ठीक है, यूटीआई होगा तो। फिर डायबिटिक और न्यूट्रिशनल ओवरफीडिंग हो गया, ठीक है, या स्टारवेशन की वजह से, या फिर फूड एलर्जी की वजह से, फूड पॉइजनिंग की वजह से, इम्बैलेंस डाइट की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से, है ना। तो ये सारी चीजें इसके कॉज हैं डायरिया होने के। नेक्स्ट इज इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखो मैं बनाती हूँ, ये लिख लिया। देखो, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, अब कोई भी कॉजेटिव एजेंट ले लो, ठीक है, कोई भी कॉज ले लो, कोई भी एक कॉज ले लो, तो यहाँ पे क्या हो गया, ड्यू टू एनी कॉज ऑफ डायरिया इंक्रीज, समझ जाना है, ये इंक्रीज है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, इट लीड्स टू इन्फेक्शन of both intestine and stomach, ठीक है, जिससे क्या हो गया, which leads hyper peristaltic movement फिर उसके कारण क्या हुआ, वाटर लॉस, body and also Na positive, K positive, HCO, CO negative battery, ETC ion losses, ठीक है। Which leads to dehydration and causes diarrhea,
ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या उठाया है, एक कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी कॉज उठाया, ठीक है। अब कॉज उठा के इसमें क्या बता रहा है, किसी भी कॉज के, चाहे वो कोई भी कॉज हो, कॉज तो हमने बहुत सारे पढ़े, वो कॉज कोई भी हो सकता है, वो कॉज की वजह से यहाँ पे स्टूल में फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है, जिसके क्यू आई, जिसमें क्यू आई है फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, कहाँ पर, इंटेस्टाइन में और स्टमक में। कैसे, ये इन्फेक्शन के कारण हाइपर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो गया, मतलब ज्यादा पेरिस्टाल्टिक, जब तक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं था हमको मोशन नहीं आते, है ना, तो ये ज्यादा बढ़ गया, उसके कारण, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण स्टूल के साथ क्या क्या निकल रहा है, वाटर लॉस हो रहा है और ये आयंस भी लॉस हो रहे हैं। फिर उसके कारण क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया और डिहाइड्रेशन लीड्स टू डायरिया। इज दैट क्लियर? ये इतना सिंपल है, जस्ट सिंपल एज दैट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तुम लोग मेडिकल सर्जिकल में पैथोफिजियोलॉजी ऐसे ही बना सकते हो, समझ में आ रहा है? पैथोफिजियोलॉजी इज मस्ट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद या कॉजेज के बाद पैथोफिजियोलॉजी लिखना कंपलसरी है, समझ में आ रहा है? पैथोफिजियोलॉजी इसी तरीके से लिखी जाती है, ये एक पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, मतलब इसके सिम्टम्स क्या होंगे, क्या सिम्टम्स होंगे इसके? The clinical features may vary from mild to moderate severe cases. माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर केसेस तक पहुंच सकता है। तो इसमें माइल्ड में क्या होगा, 2 से 5 बार मोशंस होगा, उसी में उसकी कंसिस्टेंसी अगर लूज ग्रीन कलर की है या ऑफेंसिव है या कंटेन म्यूकस इन मिल्क कर्ड, अगर उस कंसिस्टेंसी में है, और वॉल्यूम क्या होगा इसका, मे बी स्मॉल और लार्ज, ज्यादा भी हो सकता है मोशन उसको या कम भी हो सकता है, ठीक है। अटैक्स में बी सबसाइड बाय 1 to 2 days, सिर्फ 1 से 2 दिन का रहेगा और डिहाइड्रेशन होकर बच्चा ठीक भी हो जाएगा। ये किस कंडीशन में हो रहा है, माइल्ड की कंडीशन में। अब आता है मॉडरेट की कंडीशन में। मॉडरेट की कंडीशन में नंबर ऑफ मोशन, मतलब कितनी बार हो जाएगा, तो 10 से या 10 बार से ज्यादा बार वो मोशन के लिए जाएगा। सिम्टम्स क्या होंगे इसमें, फीवर होगा, इरिटेबिलिटी होगा, एनोरेक्सिया होगा, वोमिटिंग होगी, ठीक है। उसके बाद इसमें इसकी कंसिस्टेंसी की अगर बात करें तो इसमें भी स्मॉल टू हाई कंसिस्टेंसी में हो सकता है। फिर इसका हाइड्रेशन जो होगा, माइल्ड डिहाइड्रेशन होगा, मतलब 3 से 5%, 3 से 5% तक इसमें क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। फिर अगर सीवियर की बात करें, सीवियर कंडीशन की, तो इसमें क्या होगा, टू मैनी स्टूल, मतलब बहुत ज्यादा, 10 से भी ज्यादा, 15-20 हो रहे हैं तो कंटिन्यूअस में। सीवियर वोमिटिंग होगी, ठीक है। ओरल इनटेक नहीं होगा, ओनली पेरिनेटल को, मतलब ऊपर से ही चढ़ेगा जो फ्लूइड वगैरह है ना। मॉडरेट सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है इसको 5 से 10% का, है ना। ये इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। क्या है इसका, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करेंगे, स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ अमाउंट चेक करेंगे, कलर ऑफ स्टूल चेक करेंगे, ऑर्डर चेक करेंगे और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहला सीरम पीएच लेवल चेक करेंगे। दूसरा होता है ब्लड यूरिया, ब्लड, अगर ब्लड में कितना यूरिया लेवल इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, नाइट्रोजन लेवल कितना है, ये भी हम चेक करेंगे, ठीक है। फिर आता है प्रॉपर फिजिकल असेसमेंट में इसका वेट चेक करेंगे, ठीक है, कितना होना चाहिए। यूरिन आउटपुट चेक करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे स्टूल का, स्टूल कल्चर करेंगे और इलेक्ट्रोलाइट भी चेक करेंगे कि बॉडी में अब कितना बचा है, ठीक है। फिर आता है रिहाइड्रेशन थेरेपी। रिहाइड्रेशन थेरेपी मतलब जैसे डिहाइड्रेशन था, अब री करेंगे उसको, रिहाइड्रेशन मतलब उसको वापस से हाइड्रेशन थेरेपी हम देंगे, ठीक है। फिर आता है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ये रिहाइड्रेशन थेरेपी हम बॉटल इंजेक्शन के थ्रू उसको लगा रहे थे, है ना। अब यह ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में क्या हो रहा है,
WHO के अकॉर्डिंग ORS वगैरह दे रहे हैं, ठीक है। फिर आता है इंट्रावीनस फ्लूइड थेरेपी। इंट्रावीनस फ्लूइड थेरेपी मतलब IV उसको करना है, ठीक है, फ्लूइड थेरेपी देना है। फिर देखना है डेफिशिएंट थेरेपी मतलब कितना उसका डिहाइड्रेशन हुआ, 5 से 10, मॉडरेट में सीवियर केसेस में है ना, तो उसको वो फुलफिल करना है, ठीक है। तो ये ORS की प्रिपरेशन का भी बताया कि कैसे कैसे 2 फिंगर थंब पिंच करना है, मतलब ऐसे करके पिंच करना है, फिर 4 फिंगर स्कूप शुगर डालना है, फिर कुछ ड्रॉप डालने हैं लेमन के, और 1 लीटर पानी में उसको मिक्स करके बच्चों को देना है, राइट। ये है घर में बनाने वाला ओरल रिहाइड्रेशन ड्रिंक, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए। और कुछ इंग्रेडिएंट जो हमको हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज करके देगा, तो वो 6 ग्राम जो रिकॉन्स्टिट्यूट 200 ml में मिलाकर देगा, ग्लास ऑफ वाटर, 1 ग्लास ऑफ वाटर 200 ml में, ठीक है। 30 ग्राम रिकॉन्स्टिट्यूट 1 लीटर वाटर देते ही रहना उसको, ठीक है, अगर कहाँ हॉस्पिटल में हो रहा है तो, ठीक है। फिर ORS सॉल्यूशन रेगुलरली देना है, जो डायरिया वाले चाइल्ड को डिहाइड्रेशन हो रहा है तो ORS तो रेगुलरली थोड़ी थोड़ी देर में दे रहा है, सॉरी। फिर आता है कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड और ग्लूकोज, ठीक है, इतने इसको चीजें चाहिए होगी। डाइटरी एडवाइस देना है कि भाई इन्फेंसी है तो उसको तो फीडिंग पे ही रहेगा, है ना, और इन्फेंसी नहीं है, तो अगर 6 मंथ का बेबी तो उसको कुछ कुछ जैसे दाल वगैरह का पानी और ये सब खिलाना है। ड्रग्स देने हैं उसको, एंटीबायोटिक है तो एंटीबायोटिक देना है, एंटीवायरल वायरल से हुआ तो एंटीवायरल देना है, पेन रिलीफ देना है, एंटीपायरेक्सिया देना है, एंटीपायरेक्सिया जो फीवर की होती है ना, ये सारी चीजें देनी है। फिर बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंशन में प्रोवाइड कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, जिसमें उसको इम्यूनिटी उसकी बूस्ट अप होती रही, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पानी तो पी नहीं सकते, खाना तो खा नहीं सकते, तो किस पे डिपेंडेंट है, ब्रेस्ट मिल्क पे, ठीक है। फिर हमेशा क्लीन और सेफ वाटर ड्रिंक करवाना है ना, हमेशा क्लीन और सेफ वाटर ड्रिंक करना है। फिर बॉटल फीडिंग विथ हाइजीन मेंटेन करते हुए, ठीक है, वाटर फीड कराना है, बॉटल फीडिंग कराना है तो हाइजीन मेंटेन होना चाहिए। प्लास्टिक की बोतल में ज्यादा समय तक हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर आता है अवॉइड पैसिफायर्स। पैसिफायर्स मतलब जो मदर क्या करती है, अपने ब्रेस्ट में लगा लेती है, मशीन होती है, वो सक करते रहती है, और फिर थोड़े टाइम बाद जब बच्चे को देना रहता है तो वो उससे देती है, उसको अवॉइड करके एक मशीन होती है ब्रेस्ट को सक करने की, तो उसको अवॉइड करके बच्चे को डायरेक्टली ही हमको सकलिंग करा के मतलब उनको फीड कराना है, ठीक है। फिर आता है मेंटेन स्ट्रिक्ट पर्सनल हाइजीन, हमेशा पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्टूल बेबी का इमीडिएटली, अगर बच्चे ने स्टूल पास किया तो उसको प्रॉपर क्लीन करके उसको ये अच्छी जगह पे डिस्पोज करना है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे हाथ वाथ लगा देते हैं, मुंह में ही डालते हैं कुछ भी चीजें, है ना, तो उनको नहीं समझता है, तो इस वजह से भी हो सकता है। होम केयर मैनेजमेंट तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग करना है, यूज वाटर, क्लीन सेफ वाटर ड्रिंक करना है, गिव खिचड़ी, एग वाइट, बॉयल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, बनाना, ये देना है बच्चों को, गिव स्मॉल फ्रीक्वेंट फीड देना है, थोड़ा सा पिलाओ और जल्दी जल्दी पिलाओ, थोड़ी थोड़ी देर में, ठीक है। वॉश हैंड बिफोर, पहले भी हैंड वॉश करना है और आफ्टर भी हैंड वॉश करना है ब्रेस्ट फीडिंग के, ठीक है। प्रॉपर डिस्पोजल स्टूल होगा, अवॉइड यूज कैंडिड कोल्ड वाटर, कैंडिड मतलब जो बॉटलों में आता है, ठीक है, कोल्ड वाटर वो सब नहीं पीना है, ठीक है। कोकोनट वाटर पीना है, दाल, सूप, कंजी, लस्सी, बटर मिल्क, है ना, ये सब फूड प्रिपरेशन जो डाइजेस्टेबल हो बच्चे के लिए, ये उनको पिलाना है। फिर कंटिन्यू मेडिकेशन एज पर द प्रिस्क्रिप्शंस, जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है वो प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग क्या करना है, पिलाना है। फिर रेगुलर फॉलोअप्स के लिए जाना है बच्चे का, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज
लेक्चर, टुडेज टॉपिक इज एंडेड, एक्यूट डायरिया एंड डिसेंट्री, है ना। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द फेलियर टू थ्राइव, FTT, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट। सो थैंक यू क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग।